नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही गंभीर विषय लेकर आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं। हर कोई जी तोड़ मेहनत करता है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद भी व्यक्ति कभी कभी वो सफलता अर्जित नहीं कर पाता, वो रिजल्ट नहीं मिल पाता उसे जिसकी उसको चाहत थी। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे मानसिक हो, घर के लिए हो, गाड़ी के लिए हो, संतान के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ऋण के लिए हो, पत्नी के लिए हो, आयु के लिए हो, भाग्य के लिए हो, कर्म के लिए हो, आय के लिए हो या व्यय के लिए हो, विदेश के लिए हो, अचीवमेंट्स के लिए हो, चाहे कुंडली के इन 12 भावों के कारक तत्वों में आपको जिंदगी में उस चीज को हासिल करने में चाहे कुछ भी परेशानी हो रही हो, कोई भी संघर्ष करना पड़ रहा हो, या आप मेहनत कर रहे हो लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही। एक व्यक्ति बिजनेसमैन है और उसने अपनी पूरी जान लगा दी है बिजनेस करने में, दिमाग से लेकर पैसे तक, लेकिन उसका पड़ोसी सफल हो जाता है और वो नहीं हो पाता, बैंकरप्ट हो जाता है। क्या होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या प्रॉमिस है, क्या वादा है, क्या प्रारब्ध लेकर आप इस दुनिया में आए हैं। और धन तो सभी कमाना चाहते हैं, तो क्या सभी के बैंक अकाउंट में उतनी राशि क्यों नहीं है जितना वो देखना चाहते हैं? क्या आपको किसी ने रोका कि पैसे नहीं कमाने हैं? आपको किसी ने नहीं रोका। आप समझदार भी हैं। आपको अगर मैं बोलूं कि क्या आप समझदार हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, आई एम। लेकिन आप समझदार होते हुए भी आप उतना धन क्यों नहीं जोड़ पा रहे? आपको बातों में ना उलझाते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं। तो जब आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर आप एक ज्योतिषी के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो वो क्या देखता है? अगर आप मेरे पास आए तो मैं क्या बोलूंगा? पहले आपका लग्नेश देखूंगा, लग्नेश की स्थिति देखूंगा, चंद्रमा यानी कि आपकी राशि क्या है और राशि का स्वामी क्या है, वो शुभ है अशुभ है ये देखूंगा। फिर नक्षत्र और उसके स्वामी की स्थिति का आकलन करूंगा। फिर आपके ग्रहों के बलाबल को देखूंगा कि आपकी कुंडली के 12 भावों में जो 9 ग्रहों को जिस जिस भाव की अधिपति जो है और किसको क्या अधिकार मिला है और वो कितने शुभ है कितने अशुभ है, किस फ्रीक्वेंसी में आपको शुभता और अशुभता मिलनी है, आपको धन कब मिलना है, धन किस अनुपात में मिलना है, कितने राजयोग है, कितने धन योग है कुंडली में, ये सारी चीजों को देखने के बाद हम उसे महादशानाथ और गोचर के साथ मिलाकर आपको ये फलित करते हैं कि आपको ये चीज कब मिलेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ग्रहण दोष की व्याख्या में ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। इनके ऊपर कोई दोष बन गया या कोई योग बन गया तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अब मान लीजिए आपका राजयोग है तो वो भी फलित होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई महाशुभ योग, गज केसरी योग है तो वो भी फलित होगा। लेकिन कोई दुर्योग है, जैसे ग्रहण दोष, अंगारक दोष, केंद्रुक दोष और भी कई दोष होते हैं, वो भी फलित होते हैं। बड़े बड़े दोषों का जो कर्ता है, जो कारक है, वो राहु होता है। जब राहु या केतु के साथ सूर्य युति करते हैं, चाहे वो कोई भी भाव हो, तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष। इसको शास्त्रों में पितृदोष की भी संज्ञा दी गई है। वैसे ही चंद्रमा के साथ राहु या केतु की जब युति आपकी कुंडली के किसी भी भाव में होती है, उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष। इन दोनों दोषों को कुंडली के सबसे बड़े दुर्योगों में माना गया है। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो 12 राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 तक, मेष से लेकर मीन तक, तो चौथी राशि यानी कर्क और 5वीं राशि यानी सिंह यानी कि चंद्रमा की राशि और सूर्य की राशि में भी राहु या केतु का उपस्थित होना जिसके आंशिक प्रभावों को दर्शाता है। इसके अलावा शास्त्रों में लगन में स्थित राहु को भी ग्रहण दोष माना गया है, क्योंकि वो आपके लगन को पीड़ित कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, शनि तो बाद में आएंगे। लग्न आपकी कुंडली का क्या है? लग्न क्या है? आपकी जड़ है।
और वहां जब राहु बैठ गए तो आपके लगन को पीड़ित कर दिया, तो इसको भी एक ग्रहण दोष माना गया है। अगर आपके लगन में राहु है और सूर्य शनि अगर एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं कहीं भी बैठकर कुंडली में, तो ये गुप्त राजयोग बना देता है, तब ये नहीं माना जाएगा ग्रहण। इसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। बहुत मजेदार विषय है ये सब। तो ये ग्रहण दोष होता क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके लक्षण क्या है, चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष होता है तो वो व्यक्ति कुछ ऐसे दुख से पीड़ित होता है जो अपनी पीड़ा दूसरों को बता नहीं सकता। वो प्रत्यक्ष नहीं होती है, अप्रत्यक्ष होती है। वो किसी ऐसे दुख से पीड़ित होता है जिसकी पीड़ा असहनीय तो होती है, लेकिन उसकी पीड़ा का कोई हल नहीं होता। वो अंदर अंदर घुटता रहता है, अंदर अंदर संघर्ष करता रहता है। बाहरी लोगों को लगता है कि सब ठीक है। देखिए, राहु क्या करता है, ग्रहण लगाता है। ग्रहण करना मतलब, ग्रहण करने का मतलब है किसी को ग्रहण करना। अगर आप भोजन को क्या करते हैं, बोलते हैं मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, किसी को ग्रहण करना। तो राहु ने जब सूर्य को ग्रहण कर लिया, यानी कि उसको खा लिया, तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य क्या है, सूर्य आपकी आत्मा है, आपका सर्वस्व है, आपकी प्रतिष्ठा है सूर्य, आपके चेहरे की कांति है सूर्य, आपकी इज्जत है सूर्य, आपकी प्रतिष्ठा है सूर्य, आपकी हिम्मत है सूर्य, आपका शौर्य है सूर्य, आपके पिता का कारक है सूर्य, आपकी आंखों का कारक है सूर्य। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और जब सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो बन जाता है ग्रहण दोष। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, जब उनका सूर्य पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कई संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। 10 डिग्री से ज्यादा अगर राहु और सूर्य नजदीक हैं, क्लोज हैं, तो इस दोष की दुष्परिणाम की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपसे अभी कुछ ऐसी कुंडलियां शेयर करूंगा जिनमें राहु और सूर्य की डिग्री 10 डिग्री के अंदर थी, और कुछ ये ऐसे भाव में थे जिनके कारण उन जातक के पिता की मृत्यु बहुत ही पहले हो गई। उनको पिता का सुख नहीं मिला, या उनके पिता बीमार हो गए, बहुत असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गए। तो ये जो ग्रहण है, जिस भाव में होगा आपके, उस भाव से संबंधित आपको दुष्परिणाम मिलेंगे। मान लो धन भाव में ग्रहण दोष बन गया, धन की कमी महसूस होती रहेगी। ये जिस भाव में बन रहा होता है, जैसे राहु के साथ सूर्य या केतु के साथ सूर्य, तो ये राहु और सूर्य की जब कंबाइंड दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी, वहां भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अगर ये दोष आपके लगन में बना तो 7वां भाव भी प्रभावित होगा। अगर आपके चतुर्थ भाव में बना तो 10म भाव यानी आपका कर्म भी प्रभावित होगा। अगर ये आपके 8म भाव में बना तो अचानक किसी दुर्घटना के योग के साथ साथ आपके 2nd भाव यानी कि धन की भी कमी या वहां भी संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर ग्रहण दोष आपकी जिंदगी में है तो आपकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ग्रहण दोष की छाया आपकी जिंदगी पे पड़ती है, इसके दुष्परिणाम आपकी जिंदगी पे पड़ते हैं, और इसका उपाय भी होता है, वो मैं सब बताऊंगा आपको। और इस ग्रहण दोष को सिंपली आप नहीं समझ सकते, आपको एक ज्योतिषी की सलाह की आवश्यकता होगी। तो आप मेरे नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछें, ये सबसे ज्यादा इजी होता है, ताकि मैं आपको इजीली कम्युनिकेट करके बता पाऊं कि इसका निवारण क्या होगा। दोस्तों, क्योंकि इसमें कई चीजें देखनी होती है, इसमें कई चार्ट्स देखने होते हैं, कई चीजें मिलानी होती है, क्योंकि ये किस राशि में बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अब इस दोष की गंभीरता को जब समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि राहु और सूर्य या केतु या सूर्य की डिग्री कितनी है। अगर मान लीजिए कि सूर्य की डिग्री 15 है और राहु की डिग्री भी 15 है, तो दोनों एक ही जगह पर हो गए, तो इस ग्रह की अशुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये किस राशि में बन रहा है, ये भी देखना जरूरी है कि ये दोष किस राशि में बन रहा है, ये किस भाव में बन रहा है। अगर वहां पे सूर्य स्ट्रांग हुआ तो इस दोष में कुछ कमी आ जाएगी। अगर वहां पे सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो राहु जहां पे हावी हो रहा है, एक तो ग्रहण बना रहा है, ऊपर से राहु अगर हावी हो रहा है और राहु अगर उच्च का हो गया, तो इस ग्रहण की संवेदनशीलता और बढ़ जाएगी, दुष्परिणाम और बढ़ जाएंगे। इसके जो दुष्परिणाम का कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही गंभीरता से इसकी गणना की जानी चाहिए।
अगर आपको भी आपकी भी कुंडली में ये दोष दिख रहा है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके या आप अपनी पत्रिका के डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं बताऊंगा कि ये अगर दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो कितना गंभीर है और इसके उपाय क्या है। दोस्तों, ये तो हो गई सूर्य ग्रहण से रिलेटेड बात। अब जब आपकी कुंडली में आपके 12 भावों में कहीं भी चंद्रमा के साथ केतु या राहु है तो ये हो गया चंद्र ग्रहण दोष। कुछ लोग इसे मातृ दोष भी बोलते हैं, संपादक दोष भी बोलते हैं। आपको मैं सीधा सीधा बताऊंगा, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, कम से कम समय में समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी पत्रिका में कहीं भी चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हैं तो ये ग्रहण दोष होता है। और चंद्रमा मन से हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और मन से ही सब कुछ होता है। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो आपके मनोबल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो जब आपके मन पे राहु का कब्जा हो गया, यानी कि जब चंद्र ग्रहण हो गया तो आपकी माता के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है और आपके मन का भी कारक है। तो आपको मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। चंद्र ग्रहण से पीड़ित व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है वो हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ तनाव में रहेगा। वो अगर वो यहाँ बैठा है तो उसका ध्यान कहीं और रहेगा, एक साथ मल्टीटास्किंग कुछ न कुछ सोचता रहेगा। वो कुछ न कुछ चिंता में, एक अनजाने भय से ग्रसित रहेगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। एक असुरक्षा की भावना हमेशा उसके मन में घर करती रहेगी। चंद्र ग्रहण दोष का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये दोष बनता है वो व्यक्ति कभी भी अपनी गलती एडमिट नहीं करता। वो सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं और वो समझना ही नहीं चाहता। और ये डायलेमा क्यों है? राहु के कारण। जिंदगी में संघर्ष की अधिकता होती है दोनों ही दोषों में। दोनों में एक बात कॉमन होती है कि जिंदगी में संघर्ष की अधिकता तो रहेगी ही रहेगी। कुछ विशेष चीजों को पाने के लिए हमेशा आपके मन में तड़प रहेगी, लेकिन वो आपको मिलेगी नहीं। यानी कि जिंदगी में संघर्ष की स्थिति किसे बोलते हैं? अगर आप कुछ पाने की इच्छा कर रहे हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा, चाहे वो जो भी हो। अब चंद्र ग्रहण में भी ये दोष जिस भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में खड़ी होंगी। और जहां इन दोनों की कंबाइंड दृष्टि पड़ेगी, यानी आपके जहां पे ये दोष बन रहा है उसके बिल्कुल सामने वाले भाव में, तो ये दोनों भाव को ये करप्ट कर देगा। दोस्तों, ग्रहण दोष से पीड़ित व्यक्ति जब केतु के साथ चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, कुछ लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति भी देखी गई है। वो कहीं ना कहीं मन में षड्यंत्र करते हैं, मन में छिपे कुछ ऐसे अपराध कर बैठते हैं क्षणिक मानसिक आवेग में, क्योंकि मन पे नियंत्रण नहीं रहता। आपने कुछ व्यक्तियों को मार्क करा होगा कि दो लोगों की बात चल रही है लेकिन तीसरा वो सुनेगा नहीं, वो भी बीच में बोलना शुरू कर देगा, यानी कि उसको अपने मन पे नियंत्रण नहीं है। तो वैसे में कुछ ऐसे दोष कुंडली में बन रहे हो, मंगल अशुभ होकर कहीं कंबस्ट हो रहा हो, क्या करेगा? क्षणिक आवेग में उससे अपराध हो जाते हैं। तो केतु के साथ जब ग्रहण दोष होता है तो वो छिपा कर अपराध करेगा। वो बाएं हाथ से अपराध करेगा, दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलेगा। अपराध सिर्फ एक कोई मर्डर या रेप करना ही अपराध नहीं होता। अपराध की संज्ञा कई चीजों में होती है। मनसा वाचा कर्मणा वाली बात मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। राहु षड्यंत्र का कारक है, वो मन में कुछ ऐसे बीज डालता है। बाकी तो आपके संस्कार हैं, बाकी और ग्रहों की क्या इक्वेशन कह रही है आपकी कुंडली में, वो तो एनालिसिस के बाद ही पता चलेगी कि कहाँ पे क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीजें देखने को मिली। चंद्र ग्रहण से पीड़ित जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं देखा गया। राहु जब ग्रहण लगाता है, वो चाहे चंद्रमा हो या सूर्य हो, तो आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि जब वही सूर्य के पास दूसरे ग्रह आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अपना परिणाम नहीं दे पाते। आपने सुना होगा कि मेरी कुंडली में शुक्र अस्त है, शनि अस्त है। अस्त का मतलब कि सूर्य से क्लोजेस्ट डिग्री पे अगर कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के सामने अगर मुख्यमंत्री खड़े हैं तो क्या होगा? मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल पाएंगे, वहां प्रधानमंत्री की चलेगी। ग्रहों के राजा सूर्य के सामने किसी की नहीं चलती, वो सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। लेकिन आप राहु को देखिए, जबकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सूर्य और चंद्रमा का जो पाथ है उसको काटने वाले जो दो बिंदु हैं। तो जब राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है या चंद्रमा को ग्रहण लगाता है तो दुष्परिणाम क्यों मिलते हैं? क्यों ग्रहण दोष बोला गया शास्त्रों में इसे? इसलिए कि राहु ने जैसे ही सूर्य को ग्रहण किया, ग्रस लिया, वैसे ही सूर्य या चंद्रमा ने अपनी शुभता त्याग दी। त्यागना एक बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों। आपके सामने थाली में
56 भोग हैं आप खा रहे हो, लेकिन खाते खाते जब आपने खाना खा लिया या खाने के बीच में ही मध्य में ही आपने रोक दिया यानी त्याग दिया कि अब मैं नहीं खाऊंगा, वही 56 भोग क्या हो जाता है? जूठन। जब शरीर को आत्मा त्याग देती है, जब तक शरीर है तब तक वो कितना पावन पवित्र है। जैसे ही आत्मा ने त्याग दिया, शरीर क्या है? वो बोलता है इसकी बॉडी है, उसको छूने पर भी लोग स्नान करने लगते हैं। फिर चाहे वो किसी भी चीज का त्याग हो दोस्तों, आप सोच कर देखना, जैसे ही आपने त्याग दिया वो अपवित्र हो जाती है चीज। इसलिए इस युति को शास्त्रों में ग्रहण बोला गया है, क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा अपनी सोखता ही त्याग देते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस दोष का। दोस्तों, इस दोष का सबसे बड़ा लक्षण आपको मैं बताऊं, आप बड़े जोश में कोई भी काम को प्रारंभ करेंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे, लेकिन वो काम जब पूरा होने वाला होगा यानी कि 99% पर आएगा, अचानक सब कुछ खत्म। तो आप बोलते हैं मेरा लक खराब है। अगर चतुर्थ भाव में ये ग्रहण दोष बना, अगर सूर्य ग्रहण दोष बना या चंद्र ग्रहण दोष बना, तो ये सबसे खराब होता है। खराबी क्या है? चतुर्थ भाव सिर से लेकर पैरों तक राशियां होती है दोस्तों। अगर ये मेष है, ये वृष है, यहाँ पे मिथुन है, यहाँ पर हट का जो एरिया आता है वो चौथा हो गया, कर्क हो गया, फिर पांचवा ये आपका पेट का एरिया हो गया, छठा उसके नीचे, इस तरीके से तलुओं तक मीन राशि। अगर चतुर्थ भाव में ग्रहण बन रहा है, चौथे भाव में ग्रहण बन रहा है, तो आपको हृदय रोग दे सकता है। ऐसी मैंने कई भविष्यवाणियां की हैं, देखकर डेट लिखकर दे दिया कि इस समय ऐसा हुआ होगा, और ऐसा ही हुआ है। मेरे पास 1000 से ज्यादा कुंडलियां हैं जिसमें ऐसे दोष पाए गए हैं, और उसमें 80% लोगों के पिता जीवित नहीं हैं। तो दोस्तों, इस ग्रहण दोष को हल्के में ना लें। मैं साबित कर सकता हूं, नवम भाव में राहु सूर्य का ग्रहण दोष पिता की मृत्यु करवा देता है, भाग्य को छीन कर देता है। अभी मैं अपनी इस बात को साबित करूंगा दोस्तों, कुंडली दिखाकर आपको साबित करूंगा। मेहनत बहुत करोगे लेकिन आपको वो चीजें मिल नहीं पाएंगी समय पर। आप जब जवान हैं, यंग हैं, आपको पैसे की जरूरत है एंजॉय करने के लिए, उस समय पैसे नहीं आए, बुढ़ापे में पैसे कमाकर क्या करोगे आप? जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके पास पैसे नहीं आए, बुढ़ापे में आए, क्या करोगे आप? तो समय पर वो चीज का पाना भाग्य पे निर्भर करता है। अगर आपके पास भाग्य है, 9th हाउस बली है, तो आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। आपका नवमेश अगर लगन में जाकर बैठ गया तो आप जिंदगी में वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेरी बात को याद रखिएगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी, उनकी कुंडली में अभी आपको दिखाऊंगा। किन्हीं किन्हीं की कुंडली में तो डबल ग्रहण दोष बनते देखा है मैंने। एक भाव में चंद्रमा केतु, एक भाव में राहु सूर्य। सोचिए वैसे जातकों की जिंदगी क्या होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं सिर्फ अपनी बातों को बता ही नहीं रहा हूं, मैं इसको साबित करूंगा। तो साबित करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं। मैं आपको पहले कुंडली जो दिखा रहा हूं वो है हमारे प्रधानमंत्री की, मोरारजी देसाई, जिनकी कुंडली में नवम भाव में सूर्य और राहु पितृदोष और ग्रहण दोष बना रहे हैं। वहीं पे तृतीय भाव में चंद्रमा केतु, वहां भी ग्रहण दोष यानी डबल ग्रहण दोष। अब आप बोलेंगे कि इनके दो ग्रहण दोष है, ये प्रधानमंत्री कैसे बन गए? तो अभी मैं आपको दूसरी एक और कुंडली दिखाऊंगा जिसमें मैं साबित कर दूंगा कि इस दोष के कारण प्रधानमंत्री बनने का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में ये दोष है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप डॉक्टर, इंजीनियर या सफल नहीं बनेंगे। ये दोष कहीं ना कहीं दुख देने का काम करता हो। क्या दुख है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप मोरारजी देसाई के बारे में गूगल में देखिए, पढ़िए तो मेरी बात समझ में आएगी। उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष की, कितनी बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, अंततः वह प्रधानमंत्री बने भी तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। अब बात करता हूं कि नवम भाव में सूर्य राहु पितृदोष, उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? रणछोड़ दास देसाई, वो अपनी मेंटल डिप्रेशन के कारण उनके पिता ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आप पढ़िए गूगल पे, मेरी बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो। पूरी जिंदगी संघर्ष में रही, जो सफलता वो चाहते थे नहीं मिल पाई। मानसिक चिंता रही कि नहीं रही? जब संघर्ष कर रहा है व्यक्ति तो क्या मानसिक चिंता नहीं रही होगी? अब ये दूसरी कुंडली, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र दास मोदी जी की कुंडली है। दोस्तों, वृश्चिक लगन की कुंडली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में 11वें भाव में केतु के साथ सूर्य बैठा है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, दशमेश सूर्य केतु के साथ 11वें भाव में बैठा है। आप फिर से गूगल पे जाइए और पता कीजिए इनके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। बाल्यकाल में इनके पिता, सभी को पता है, टी स्टॉल थी इनके पिता की, बहुत ही संघर्षों में गई जीवन। और इस दोष से पीड़ित जातक के कुंडली को देखकर उनके पिता के ऊपर जो प्रभाव पड़ना है ये बिल्कुल स्पष्ट देखा गया है, बिल्कुल स्पष्ट देखा गया है। तो आप अपनी कुंडली तो जरूर चेक करवाइए, अपने बच्चों की भी कुंडली चेक करवाइए कि कहीं आपके बच्चों की कुंडली में तो ग्रहण दोष नहीं है जिसका प्रभाव कहीं आपके ऊपर और आपकी पत्नी के ऊपर तो नहीं पड़ रहा। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रहण दोष है, वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। माननीय प्रधानमंत्री की बात हो रही है, 11वें भाव में केतु सूर्य का दोष है, प्रधानमंत्री बने लेकिन पिता की मृत्यु भी हुई। गोधरा कांड को याद कीजिए या इनकी लाइफ में गूगल में जाइए और देखिए कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। तो संघर्ष के साथ सफलता भी है, डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसी पीड़ा से गुजरते हैं जो दूसरों को नहीं बयान कर सकते। आप इनकी या तो शादीशुदा जिंदगी देख लीजिए या तो पिता का सुख देख लीजिए। देखिए, जिंदगी में सातों रंग है, सभी ग्रह बैलेंस नहीं हो सकते। कुछ सज्जन ये बोलते हैं कि जी ग्रहण दोष कुंडली में था, वो तो इंजीनियर है जी, अधिकतर इंजीनियर की कुंडली में जी ग्रहण दोष देखे जाते हैं, इनकी कुंडली में ये देखे जाते हैं, वो देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, लेकिन जब आप कोई भी ग्रहण दोष से संबंधित वीडियो देखते हैं तो आप समझिए कि जो ग्रहण दोष है वो प्रधानमंत्री की भी कुंडली में है और एक रिक्शे वाले की भी कुंडली में हो सकता है। इससे उसका रिक्शा वाला होना या एक प्रधानमंत्री होना ये डिसाइड नहीं करा ग्रहण दोष। जब भी इनसे संबंधित ग्रहों की दशा आएगी, जैसे राहु की दशा आएगी, सूर्य की दशा आएगी, तब ये दोष एक्टिव हो जाएगा और उसके भाव एक्टिव हो जाएंगे और वहां से संबंधित दुष्परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। वैसे ही अगर चंद्र ग्रहण दोष है, चंद्रमा राहु है या चंद्रमा केतु है, तो जब भी चंद्रमा की दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, तो वो भाव एक्टिव हो जाएगा और उस भाव से संबंधित दुष्परिणाम आपको मिलने लगेंगे। तो ये जब जब एक्टिव होगा, दशाओं में, अंतर दशाओं में, प्रंतर दशाओं में, सूक्ष्म दशाओं में, प्राण दशाओं में, तब इसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। ये समझने की जरूरत है। ये ना सोचें कि ग्रहण दोष, जो चंद्र ग्रहण दोष की बात हो रही है या सूर्य ग्रहण दोष की बात हो रही है, ये ज्योतिषियों के डराने और धमकाने के चोचले। हाँ, कुछ लोग इसे गलत तरीके से बताकर जो पैसे कमाते हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूँ। मैंने हमेशा अपने वीडियो में विरोध किया है वैसे लोगों का जो झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ दोष भंग हो जाते हैं, लेकिन ग्रहण दोष एक ऐसा महादोष है जो कभी भंग नहीं होता, इसके दुष्परिणाम मिलते ही मिलते हैं। दोस्तों, अब बारी है उपाय की। इसका क्या उपाय किया जाए, शास्त्रों में क्या उपाय है? तो दोस्तों, दो तरह के उपाय हैं इसके। एक वो जो आप कर सकते हैं और एक वो जो आपके लिए मैं कर सकता हूं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अगर अशुभ है तो उसके लिए व्रत आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो उसको उच्च करने के लिए मंत्र आपको करना पड़ेगा, जेम स्टोन्स आपको पहनने पड़ेंगे, मुझे नहीं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है तो उसका उन्मूलन या उसका परमार्जन आप नहीं कर सकते, वो फिर मैं ही कर सकता हूं, या कोई भी आपके नजदीकी ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे ब्राह्मण हो, आप उनसे करवा सकते हैं जो इसकी विधि शास्त्रोक्त तरीके से जानते हो। कुछ लोगों को मैंने बोलते सुना है कि चंद्र ग्रहण दोष है, अगला सावन आएगा तो शिव जी को जल चढ़ा देना, उस समय को जाप आप करवा देंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा देंगे, ठीक हो जाएगा। जी नहीं, दोष के परमार्जन की पूरी संपूर्ण विधि होती है। कुछ लोग बोलेंगे सूर्य का जाप कर लो, चंद्रमा का जाप कर लो। दोस्तों, अगर पहले तो ग्रहण दोष बन कैसे रहा है, कितने अनुपात में बना, ये एक ज्योतिषीय गणना है। अगर आपकी कुंडली में यही युति दिख रही है तो आप फटाफट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें और पूछें कि आपकी कुंडली में इसकी दुष्परिणाम देने का अनुपात कितना है, ये कितने अनुपात में आपको दुष्परिणाम दे रहा है, या कहीं इसी के कारण तो आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आ रही। कोई जरूरी नहीं है कि ये दोष आपकी कुंडली में है तो आपको परेशान करेगा ही, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा डिग्री के अंतराल पे हो,
या हो सकता है कि कहीं पे राहु सूर्य की युति या राहु चंद्रमा की युति बन रही हो, लेकिन वहां पे राहु कमजोर हो, सूर्य या चंद्रमा बलवान हो, तो यहाँ पर उसका दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो हर केस में वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ही आकलन करना चाहिए इस दुष्परिणाम का। नहीं तो आप डर के बैठे रहेंगे कि अरे ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष है, आप घबरा जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है और इससे अगर आपको दुष्परिणाम मिलने वाले हैं तो उससे बचा जाए। जब उपाय की बात हो रही है, देखिए एक बात तो फैक्ट है कि अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ या केतु के साथ सूर्य है तो इसके दुष्परिणाम आपके पिता को तो अवश्य मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर वो चंद्रमा के साथ दोष है तो माता को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे किसी रूप में मिले, चाहे हेल्थ के रूप में या किसी न किसी स्ट्रगल के रूप में मिलना है। अगर कोई बोलता है कि मेरी कुंडली में चंद्रमा और राहु का दोष है, चंद्रमा और राहु का दोष है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर मेरा जवाब हो कि आप सूर्य का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य को उच्च का करें, माणिक्य पहन लें, तो आप बोलेंगे कि आचार्य मुकेश क्या आप अनपढ़ हैं, पागल तो नहीं हो गए? बोलेंगे ना कि बात यहाँ चंद्रमा राहु की आ रही है, आप बोल रहे हैं सूर्य के लिए माणिक्य पहन लो अगर शुभ है तो, आप बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र करो, सूर्य को क्यों बल देना? दोस्तों, चंद्रमा में क्या अपना प्रकाश है? नहीं। वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो कितना रिफ्लेक्ट करता है? अगर 100% सनलाइट है तो चंद्रमा कितना रिफ्लेक्ट करता है? 7 to 12%। यह वैज्ञानिक गणना है कि सूर्य की रोशनी का 7 से 12% ही चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है, और उसी से मानव जीवन को उसके चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव मिलते हैं, नहीं मिलते? तो चंद्रमा से जो रोशनी आ रही है वो रोशनी किसकी है? सूर्य की ही तो है। तो अगर आपका सूर्य बली होगा तो चंद्रमा बली नहीं होगा क्या? थिंक डिफरेंट। और सारे ग्रहों के किसी भी आपकी कुंडली में चाहे कोई भी ग्रह शुभ हो, जब उसके रेमेडीज के बुक पढ़ेंगे, अगर राहु के भी उपाय हो, केतु के भी उपाय हो, शुक्र के भी उपाय हो, शनि के भी उपाय हो, बुध के भी उपाय हो, सभी के नीचे एक कॉमन लाइन लिखी होती है कि सूर्य के साधारण उपाय अवश्य करें। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है, बाकी आपकी मर्जी। एक तो हो गया कि सूर्य को मजबूत करना है, जो ग्रह ग्रहण में फंसा हुआ है उससे बल देना है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य ग्रहण दोष है या चंद्र ग्रहण दोष है, तो यहाँ पर आपके साथ दो स्थितियां हो सकती है। हो सकता है कि आपका सूर्य शुभ हो या अशुभ हो, आपका चंद्रमा शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। ग्रहण में फंसा आपका सूर्य या चंद्रमा अगर अशुभ हो कुंडली में, तो उसके रत्न यानी कि माणिक्य सूर्य का रत्न और मोती चंद्रमा का रत्न बिल्कुल ना पहने, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा देगा। सिंपली इसका उपाय यह है कि ग्रहण दोष है तो आप अपने एंड से क्या करेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सूर्य को शुभ करने के लिए सूर्य को बल दीजिए। यानी कि बल कैसे देंगे? सूर्य ग्रहण दोष है तो आप रविवार का व्रत करें, और चंद्र ग्रहण दोष है तो आप सोमवार का व्रत करें। राहु क्या है? विष है, और चंद्रमा क्या है? अमृत है। तो अगर आपको विष की मात्रा शरीर में कम करनी है तो आप अमृत बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, राहु कौन है? राहु आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि स्वर भानु नाम का असुर जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब अमृत मिला तो उसने अमृत पीने की चाह से, उसने छल से उसने क्या किया कि जहां पे भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पिला रहे थे देवताओं को, वहां स्वर भानु ने भी छल से क्या किया? अमृत की 2-4 बूंदे पी ली। चंद्रमा और सूर्य ने क्या की? उनकी शिकायत कर दी भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु ने उसका सर अपने चक्र से काट डाला। तो वही उसका सर राहु और धड़ केतु हो गया। तो वैसे ही जब ये चंद्रमा और सूर्य को जब ये ग्रसते हैं तो उनके कटे हुए गर्दन से चंद्रमा और सूर्य बाहर निकल आते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। लेकिन आपकी कुंडली में अगर ग्रहण दोष है तो कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण जीवन में संघर्षों की मात्रा में वृद्धि कर देता है। और दोस्तों, ये ग्रहण दोष जिस भाव में और जिस राशि में बन रहा है तो वहां से संबंधित आपको ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या रोग देने की भी क्षमता रखता है। तो इसे इग्नोर ना करें।
अब अगर आप इसका शास्त्रीय उपाय करवाना चाहते हैं, इसका 100% पुख्ता उपाय करवाना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं इसका उपाय कैसे करता हूं, मैं बताता हूं कि शास्त्रोक्त उपाय क्या है, जिसका वर्णन आपको रावण संहिता से लेकर कई शास्त्रों में मिल जाएगा। आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ केतु या चंद्रमा के साथ राहु या चंद्रमा के साथ केतु की युति बन रही है, तो आप तत्काल अपनी कुंडली की पूरी डिटेल्स आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। अगर आप इसका उपाय मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते रहते हैं, तो जो भी सूर्य ग्रहण आने वाला हो या चंद्र ग्रहण आने वाला हो, कृपया इसके जो भी उपाय आपको करवाने हो उसके 2 से 3 महीने पहले मुझे संपर्क करें, तभी आपका उपाय संभव है। मैं मेरे द्वारा किए हुए उपायों को सार्वजनिक नहीं कर सकता। इस दोष का उपाय उसी ग्रहण के सूतक काल के दौरान करवाया जाता है और उस ग्रहण के चंद महीने पहले से इसकी कुछ परमार्जन प्रक्रियाएं होती हैं जो मेरे द्वारा की जाएंगी। उसकी विस्तृत जानकारी आप मुझसे फोन पर ले सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल के साथ अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल बटन, नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियो अपलोड होंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। अपने मित्रों के लिए भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठाएं। आपकी कुंडली में कुछ दुर्योग भी हो सकते हैं और कुछ शुभ योग भी हो सकते हैं, कुछ राज योग भी हो सकते हैं, धन योग भी हो सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी के 7 रंग हैं। कुछ अच्छी चीजें होंगी कुंडली में तो कुछ बुरी चीजें भी होंगी। 9 के 9 ग्रह आपको शुभता नहीं दे सकते, उसमें से कुछ ग्रह आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, वहीं कुछ ग्रह आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक गाइडलाइन की जरूरत है, एक एनालिसिस की जरूरत है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी कुंडली में कोई भी दोष ना हो, आपकी कुंडली बस राजयोग और धनयोग से भरी रहे। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।